मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, भाई जल्दी से आ जाओ। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ भाई आप लोगों से कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोविड-19 में चलते हुए अपने घर पे सेफ होंगे। हाँ चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी और हिस्ट्री में आपने देखा था कि हिस्ट्री में आपका क्या टॉपिक चल रहा था, तो आप कहोगे कि मैम हिस्ट्री में आप मध्यकालीन पढ़ा रही थी, और मध्यकालीन बोले तो क्या मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा रही थी। तो भाई मिडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, तो आप कहोगे कि मैम मिडिवल हिस्ट्री में आपने हमें पढ़ाया था क्या, आपने बताया था कि इस्लाम धर्म में जो इस्लाम धर्म में सबसे पहले कौन राज शासक किया था, कौन राज किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर मोहम्मद गजनवी और फिर मोहम्मद गौरी। इस तरीके से तीन इस्लाम धर्म में शासक, इस तरीके से पहले सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए, मोहम्मद गजनवी आए, फिर मोहम्मद गौरी आए। ठीक है, तो इन्होंने जो जो किया मैंने सब बता दिया आपको, है ना भाई। देखिए अब मैं रिवीजन तो नहीं कराऊंगी इसमें, है ना, क्योंकि मुझे बताना है आगे का। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए वीडियो अपलोड हुई है, बताया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इससे पहले की क्लास अटेंड करें ना। अगर आप भूल गए हैं, नहीं देखे हैं, पहली बार आए हमारे चैनल पे, तो भैया आप जाकर पहले उसको देख लो, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले वाली क्लास को देखोगे। ठीक है, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से किसी चीज को नहीं समझते हो तो वहां पे स्टोरी समझ में नहीं आती। स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनको हिस्ट्री बेसिक हिस्ट्री नहीं आती है, जिनको भाई बिल्कुल नहीं समझ में आता कि कैसी क्या कहानी है, कौन है ये सब। ठीक है, तो उनके लिए तो मैं स्पेशली बता रही हूँ, और जिनको हिस्ट्री नहीं पसंद है उनके लिए तो सबसे ज्यादा ये वीडियो जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो भैया हमने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आए थे 712 से 714 तक थे। ठीक है, तो इनकी कहानी मैंने आपको बता दिया था, इनमें क्या क्या हुआ, कितने सारे क्वेश्चंस बने, मैंने सब बता दिया था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आए थे, मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया मैंने। उसके बाद आए थे भैया कौन, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद हमने ये बता दिया था आपको कि हमने आपको बता दिया था कि जो मोहम्मद गौरी है, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी है भैया, वो इनकी कहानी जैसे ही वहां पे खत्म हुई, उसके बाद आ गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी जो आपको पढ़नी है वो दिल्ली सल्तनत में पढ़नी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो चला था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चले थे, है ना। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चले थे, और वो कौन कौन से वंश थे ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो भाई कौन कौन से वंश थे आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। तो मैंने बताया था कि पहला गुलाम वंश है, खिजरी वंश है, तुगलक वंश है, ठीक है, शयद वंश है और लोधी वंश है। इस तरीके से 5 वंश चले थे, है ना। मैंने बताया था कि इस तरीके से टोटल 5 वंश चले थे, और ये जो 5 वंश है इसमें से हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो जिसमें से अगर बात करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश के बारे में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी की कहानी जहां से खत्म होती है, उसके बाद जो राज करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में, और वो है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कहोगे मैम ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से आ गए और कौन थे, तो मोहम्मद गौरी की कहानी आपको जानना जरूरी है। अगर मोहम्मद गौरी की कहानी आप नहीं जानेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद गौरी थे उनके एक सैनिक थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक उनके बहुत ही भरोसेमंद सैनिक थे। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, उनके बाद का जो शासन करना था, जो आगे के प्रोसेस चलाने थे, वो कौन चलाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश चले थे, जिसमें से गुलाम वंश की बात अगर की जाए तो गुलाम वंश में भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चलाया था, क्या चीज, मोहम्मद गौरी के बाद। और मोहम्मद गौरी का जो वंश था, मोहम्मद गौरी का जो शासन काल था, उसको आगे किसने बढ़ाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है वो स्पेशलिस्ट क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, गुलाम वंश, और इससे पहले दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीजें हुआ, कौन कौन आए, कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन सी राजधानी परिवर्तन, ये सब मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया था, ताकि आपको पहले बेसिक चीजें मैं बता दूं, जिससे कि आपको समझ में आए स्टोरी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है ना, इतनी चीजें आपको समझ में आ, ओके, तो आपको मैंने सारी चीजें पहले बता दी थी ना। अब अगर बात करते हैं किसकी, तो आते हैं भैया अपने टॉपिक पे गुलाम वंश में। अगर बात करते हैं गुलाम वंश की, तो देखिए
अगर बात करते हैं इसकी गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश कब से कब तक चला, तो आप बताओगे कि मैम 1206 से 1210 तक चला। क्या गुलाम वंश 1206 तक 1210 तक चला। गुलाम वंश में किसने राज किया, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी थे, बहुत ध्यान समझिए क्या बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, तो भैया जो मोहम्मद गौरी थे, है ना, जो मोहम्मद गौरी थे उनके क्या थे, सैनिक थे, और एक ऐसे सैनिक थे जिसमें सबसे ज्यादा ये भरोसा करता था। तो इनकी मृत्यु के बाद, कौन आए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक आए, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में करने लगे राज। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश एक बना। गुलाम वंश 1206 से 1210 तक चला, ठीक है। अब इस गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या कहानी थी, ये देखो, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या कहानी थी, ये देखो, है ना। अब अगर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, सॉरी, ठीक है, चलो। तो भैया अगर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासन, एक वंश चलाया जिसका नाम था क्या, गुलाम वंश, ठीक है। इन्होंने वही वंश था जो मोहम्मद गौरी ने बनाया था, ठीक है। अगर ये चाहते तो ये गुलाम वंश को क्या नाम दे देते, ये नाम दे सकते थे कुतुबुद्दीन, सॉरी ऐबक वंश बोल सकते थे, है ना। चाहते तो अपने नाम से वंश चला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बोला, मोहम्मद गौरी से ये इन्होंने बोला कि मैं यहाँ का सुल्तान नहीं बनूंगा, मैं राज करूंगा, शासन करूंगा, सारी चीजें देखूंगा, लेकिन मैं अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करूंगा। ये बात किसने कही भैया, ये बात कही कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कितने ज्यादा भरोसेमंद थे और कितनी रिस्पेक्ट करते थे अपने राजा की, ठीक है। तो भाई इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा, और कोई वंश अलग से नहीं चलाया, इसे गुलाम वंश में नाम दिया और गुलाम वंश में ही करने लगे राज, ठीक है। इसीलिए जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने राज किया, तो इल्तुतमिश का नाम आता है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है, ठीक है। आप कहोगे इल्तुतमिश कहाँ से आ गए मैम, तो इल्तुतमिश आपको आगे पढ़ाया जाएगा, और इल्तुतमिश कौन थे ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आपको ध्यान देना है क्या, अभी आपको ध्यान देना है भैया, अभी आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो 1206 तक 1210 तक इन्होंने राज किया, और इन्होंने कोई अपना अलग से वंश नहीं बनाया। इन्होंने बताया कि भैया एक वंश गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी जो थे उनका ये गुलाम था, और कोई नया ये शासक नहीं बनाऊंगा, ऐसे इन्होंने मोहम्मद गौरी से बोल दिया था, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई जो इसने कहा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने लगी, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब ये मरने वाला था, तो यूं बोल सकते हैं, ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक से इन्होंने एक बात बोला कि तुम्हें यहाँ पे राज करना है और तुम्हें इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, अपने इस्लाम धर्म को पीछे नहीं छोड़ना है। ये बात भैया उसने बोल दिया था, किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। और कुतुबुद्दीन ऐबक का काम क्या था भैया, उनकी गुलामी करना, वो थे ही बहुत अच्छे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनका आज्ञा का पालन किया, और आगे भी इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार अपना चलना दिया, ठीक है। इस्लाम धर्म का प्रचार इनका चलता रहा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले क्या किया, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन की, ठीक है। इन्होंने सबसे क्या भैया किया, तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन की, और राजधानी परिवर्तन क्या किया, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मैंने ये आपको बताया था, मैसेज आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, ठीक है। तो भैया हाँ सही कह रहे हो, ठीक है, सही बता रहे हैं आप। तो क्या किया इन्होंने भैया दिल्ली से क्या कर दिया, लाहौर कर दिया, ठीक है। आप बताओगे कि मैम इन्होंने क्या किया भैया, दिल्ली से इन्होंने क्या कर दिया, इसकी राजधानी लाहौर कर दिया। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कि दिल्ली से लाहौर राजधानी किसने परिवर्तन किया, तो आपको बताना है भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ठीक है। किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरा इन्होंने एक ऐसा काम किया, क्या किया भैया, इन्होंने एक मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई, इन्होंने एक मस्जिद बनवाई, और वो मस्जिद का क्या नाम था, तो आप बताओगे 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आप क्या बताओगे भैया, उस मस्जिद का क्या नाम था मैम, तो आप बताओगे कुव्वल उतन रत्न, ठीक है। क्या बताएंगे भैया आप लोग, तो आपको याद रखना है, इसका थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, तो आप बताओगे कि कुव्वल, ठीक है, कुव्वल उतन,
तरीके से इन्होंने क्या किया भैया, एक मस्जिद बनवाया। ठीक है, अब देखो, अब बात यहाँ कर रहे थे, इतने में भी पीछे नहीं हटे और भी इनको प्रचार करना था। तो अपना इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने एक क्या बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, एक क्या बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे बनवाया और ये कहाँ पे है। तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताते जाए, जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताते जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है। तो आप बताओगे कि मैम ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो है अजमेर में। कहाँ पे भैया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, अजमेर में स्थित है। तो इन्होंने अजमेर में क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। ठीक है, अब ये जो कुव्वुल उतनी इस्लाम है, इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, तो भैया ये कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि मैम ये तो दिल्ली में है। कहाँ पे है ये तो मैम दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको 2 क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दिल्ली की राजधानी परिवर्तन इसने किया, दिल्ली से लाहौर कर दिया, फिर इसने एक मस्जिद बनवाई दिल्ली में और फिर अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या बनाया भैया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। और याद रखेंगे आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसे लाल बक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, लाल बक्स के नाम से जाना जाता है। किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बक्स के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे कि मैम कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बक्स के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये लाखों रुपए दान करके उनसे नहीं लेते हैं, लाखों रुपए दान करके उनसे नहीं लेते थे, उनको माफ कर देते थे, इसलिए इन्हें लाख बक्स कहा जाता है, लाखों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राजा को, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाख बक्स कहा जाता है। तो आपको बताना है क्या कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान थे जिन्हें लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। अब भी देखो, अभी भी इन्होंने एक चीज का नाम, एक चीज और भी बनाया था और आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से पता है इसका आंसर, और आप सभी को मालूम है, आपने हमेशा सुना होगा। तो आपने क्या सुना होगा, दिल्ली में कुतिया बीमार है, कौन कौन देखने जाएगा, है ना, यही बोलते हो। तो भैया आपको बताना है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुब मीनार किसने बनवाया था। आपको बताना है कि कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अपने नाम पर इसने कुतुब मीनार रखा, अपने नाम पर इसने कुतुब मीनार रखा। तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, क्या नोट कर लेना है कि कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो आप कहोगे कि मैम जो कुतुब मीनार बना था वो किसने बनवाया था, तो आप बोलोगे कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जो कहाँ पे है, तो आप कहोगे कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। कहाँ पे है भैया, ये दिल्ली में है। अब देखो, अब क्या आपको याद रखना है, इसने बनवाना शुरू तो कर दिया, बनवाया भी, लेकिन इसको कंप्लीट किसने कराया, इसको कंप्लीट किसने कराया, इसको पूरा किसने कराया। तो आप बताओगे मैम क्या, आप बताओगे इल्तुतमिश। ठीक है, आप बताओगे इल्तुतमिश ने, क्या बताओगे, इल्तुतमिश के। ठीक है, अब देखो इनकी कहानी में ट्विस्ट आ गया है ना भैया, आ गया ना, जल्दी से बताइए। इल्तुतमिश ने इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया था। ठीक है, इसको पूरा करने में किसने सहायता की, इल्तुतमिश ने की थी। तो क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार को पूरा किसने किया, आप बताओगे इल्तुतमिश ने, और कुतुब मीनार को किसने बनवाया, आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे है ये, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, अजमेर में है। ठीक है, किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है, कुव्वुल उतने मस्जिद कहाँ पे है, तो आप बताओगे मैम ये दिल्ली में है। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। दिल्ली से लाहौर राजधानी किसने चेंज की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश कब तक चला, 1210 तक चला। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई आपको, तो एक लाइक तो बनता है भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो 1210 ईस्वी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन थे, ठीक है, ऐसे राजा का नाम बताओ। ठीक है, ऐसे राजा का नाम बताओ जो पोलो खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो गई, पोलो खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो भैया ये पोलो खेल रहे थे। पोलो का मतलब समझ रहे हो आपको, जैसे कि घोड़े में बैठकर क्या करते हैं, गेंद मारते हैं ना वो, है ना। तो भैया वो खेल रहे थे, तो वो खेलते खेलते क्या हो गई, वो नीचे गिर पड़े, और नीचे गिरने के बाद भैया क्या हुआ, तो आप बताओगे कि मैम नीचे गिरते वक्त तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई थी, तो आप बताओगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कैसे हुई थी, तो पोलो को खेलते वक्त।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, पोलो को चौगान भी बोलते हैं, है ना, पोलो को चौगान भी बोलते हैं। अगर चौगान आए पोलो की जगह तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो भैया इनकी मृत्यु इस तरीके से हो गई। और इसे दफनाया कहाँ गया था, तो आप बताओगे इसे दफनाया गया था लाहौर में। कहाँ दफनाया गया था भैया, लाहौर में इसको दफना दिया गया था, इसको लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो भैया आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी थी, किसकी, कुतुब मीनार की, ठीक है। कुतुब मीनार की लंबाई कितनी थी, तो आपको बताना है भैया क्या कि मैम 72.5 मीटर इसकी लंबाई थी। अगर कोई हमसे फीट में पूछता है तो 338 फीट हम बता सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि भैया 72.5 मीटर इसकी कुतुब मीनार की लंबाई थी और फीट में 338 फीट इसकी लंबाई थी, ठीक है। आप अब बात समझ में आ रही है, अच्छा समझ में आ रही है। अगर ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल की बात की जाए तो आप बता दोगे 73 मीटर, ठीक है, 73 मीटर, ठीक है। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया कि कुतुब मीनार बना। कुतुब मीनार बनने के बाद इसकी मरम्मत किसने कराई थी, क्या था कि भैया क्या हुआ था जल्दी से बता दो। ये टूट गया था, कैसे टूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, कैसे, बिजली के गिरने पर क्या हो गया था, कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था, मतलब कि टूट गया था। और इसकी मरम्मत किसने कराई थी, तो आप बताओगे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। किसने कराई थी भैया, फिरोज तुगलक ने। इसकी मरम्मत किसने कराई थी भाई, तो आप कहोगे मैम फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी, फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी। जब ये कब 1320 ईस्वी में क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था तो इसको क्या हुआ था भैया, इसको मरम्मत करने के लिए फिरोज तुगलक जी का साथ दिया, मतलब इन्होंने साथ लिया और इस तरीके से भैया कुतुब मीनार को इन्होंने क्या किया, मरम्मत किया, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। याद रखेंगे कुतुब मीनार 1320 ईस्वी में बिजली के गिरने से टूट गया था। और कब इन्होंने मरम्मत कराया था, तो आपको बताना है 1368 ईस्वी में इनको मरम्मत कराया था। यहाँ पे सन आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और मरम्मत कराने के वक्त मरम्मत कैसे कराया, तो आपको बताना है कि भैया मैं यहाँ पे जो इसे टोटल 5 मंजिल थी, तो 2 मंजिल को, ठीक है, 2 न्यू मंजिल इन्होंने और जोड़ दी, इस तरीके से 5 मंजिल हो गई थी कुतुब मीनार जो थी, ठीक है। टोटल 5 मंजिल बाद में बनी जब इन्होंने मरम्मत करा दिया तो, ठीक है। तो भैया पहले इसका मतलब 3 ही था, ठीक है, पहले 3 ही था, तो इस तरीके से 2 न्यू मंजिल इसमें और जोड़ी गई और टोटल कुतुब मीनार 5 मंजिल का हो गया। और 5 मंजिल का किसने कराया, तो आपको बताना है फिरोज तुगलक ने कराया। कब कराया, 1368 में कराया था। कब ग्रस्त हुआ था, 1320 में हुआ था। कैसे हुआ था, बिजली के गिरने से, ठीक है। कैसे हुआ था, बिजली के गिरने से हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, अगर आई तो जल्दी से एक लाइक कर दो। कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं, अगर क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं तो आपको बताना है 379। कितनी सीढ़ियां हैं भैया, 379 सीढ़ियां टोटल कहाँ है, कुतुब मीनार में है। जाइएगा तो गिन के आइएगा, जी मैम जरूर गिन के आएंगे, ठीक है, बिल्कुल गिन के आएंगे, बच्चे कहेंगे बिल्कुल गिन के आएंगे, है ना, गिन के आइएगा। चलिए, तो भाई यहाँ तक समझ में आ गया कुतुब मीनार में जो सीढ़ियां हैं वो कितनी हैं, तो आपको बताना 369 है। और इसका निर्माण कार्य किसने किया था, तो यहाँ पे आपको नाम भी याद रखना है। आपको नाम क्या याद रखना है, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। याद रखेंगे भैया, मैंने क्या बताया आपको कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या किया था भैया, इसका निर्माण कराया था। किसका, सीढ़ियों का निर्माण कराया था, ठीक है, इसमें सीढ़ियों का निर्माण कराया था। और ये कौन थे, तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, ठीक है। आई बात समझ में, कौन थे भैया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको देखने में शायद जितना टाइम लगता है उससे कई ज्यादा टाइम लगता है हम लोगों को एक वीडियो बनाने में। और मैं इससे नहीं बोल रही हूँ कि मैंने अपलोड किया है, बनाया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। ये तो भाई सभी टीचर कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक रियल बात मैं आपको बता रही हूँ कि मैं स्पेशलिस्ट बायो की टीचर हूँ,
ठीक है। मैं स्पेशलिस्ट बायो की टीचर हूँ और बायो केमिस्ट्री में पढ़ाती हूँ, सीपी स्मार्ट क्लासेस में, पीजीटी, अल्टीग्रेड, ठीक है, और वनडेज एग्जाम में भी क्लास देती हूँ बायो का, ठीक है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट का हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि हिस्ट्री कवर तो हो जाता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा भूल भी जाता है, और कैसे लर्न करें, ठीक है, इसकी कहानी कैसे लर्न करें। हालांकि कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और ये होता भी है, ठीक है। तो भाई पढ़ा तो हमेशा याद नहीं रहता, ये रियल है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं याद नहीं होता, लेकिन टाइम इतना कहाँ है ना, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये सारी चीज़ देखा, बच्चों से बातों भी किया, ठीक है, बात किया, थोड़ा समझ में मुझे आया कि रे थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने हिस्ट्री की क्लास भी चलाई, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास भी मैंने अपने ही चैनल पे अलग से लिया, इसलिए मैंने अलग से लिया क्योंकि देखा मैंने कि जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मुझे पढ़ाना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने कहानी की तरह बनाया, ठीक है। मैं किसी की नोट से कॉपी करके नहीं पढ़ा रही हूँ, हालांकि है तो वही सारी चीजें, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी स्टोरी को कहानी की तरह बनाया और कहानी की तरह आपको मैं समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे। और अगर आप मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं तो मैं इस बात का आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी हिस्ट्री पक्का तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये सीजल वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट है, तो सीजल वाले भाई बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। और हालांकि बहुत लेट मैंने क्लासेस स्टार्ट की और बीच बीच में मैंने डालती भी नहीं, कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ, तो शायद बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी है। तो भाई आप लोग की थोड़ी सी मदद चाहिए, मदद ये चाहिए कि इतना इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को कि हम हमारा पूरा टीम हम क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। हालांकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं सही थी इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब क्लासेस कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो आप लोग की थोड़ी सी बस हेल्प चाहिए, आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और थोड़ी सी समझ रहे हैं आप, ठीक है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई देखिए आप है तो हम है, ठीक है, आपके बिना हम भी कुछ नहीं है ना, ये बात सत्य है। अभी मैंने पढ़ा था एक फेसबुक में किसी ने डाला था कि कहाँ पे टीचर को बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती है, यहाँ तक कि डॉक्टर और इंजीनियर से ज्यादा सैलरी दी जाती है। और कहा जाता है कि डॉक्टर इंजीनियर भी ये इस बात के लिए कहते हैं कि मुझे भी टीचर के बराबर की सैलरी देनी चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि भाई जिस टीचर ने आपको पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाया उसकी क्या आप लोग क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो और अपने आप को उनके अकॉर्डिंग क्यों जोड़ रहे हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हो। तो ये बात भाई बहुत सही उन्होंने बोला, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी टीचर को। रियली ये बात बहुत ही ट्रू है कि भाई अब हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है, हम सभी उन टीचर की बात कर रहे हैं, आप उन सब टीचर के मुकाबले क्या कर रहे हैं जिनकी वजह से आप खुद डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी को आपको धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है, तो वो टीचर को करना चाहिए। उनके लिए एक डे बनाया गया है, टीचर्स डे, अगर वो बनाया गया है तो कम से कम आप लोग कभी नहीं करते उन्हें विशेष, लेकिन उस दिन जरूर कर दिया करो, ठीक है, मेरी पर्सनल बातें हैं, ठीक है, मैंने कि उन्हें जरूर विश कर दिया करो। हालांकि मेरा उस दिन बर्थडे पड़ता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि टीचर्स डे वाले दिन मेरा जन्मदिन पड़ता है और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं गॉड से हमेशा कहती हूँ कि भगवान तुमने मुझे इस दिन यहाँ पे लाया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे सारे लोग विशेष देते हैं और स्टूडेंट मुझे विशेष देते हैं। और मुझे वैसे तो सभी टीचर्स का अगर पता चल जाता है बच्चों को तो विश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आपसे, हर टीचर से ज्यादा मुझे विशेष मिल जाती है, ठीक है। तो वो तो रही बात की बात है। तो अपनी क्लास को आप लोग कंटिन्यू करिए, थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, आप थोड़ी सी हमारी मदद करिए, हम जरूर क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम देंगे। हालांकि अभी मैंने जो क्लासेस दिया आपको वो कम से कम 30 मिनट्स का ही क्लास दे पाई, ठीक है, लेकिन मैं आपका अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे सपोर्ट किया और आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक करके या कमेंट करके तो मुझे बता सकते हैं ना कि बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप आगे कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हालांकि 20 से यहाँ से छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है क्योंकि हमें अदर क्लास लेना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की भी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे पूरी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी तो उनका बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मैं आपको कल की क्लास में इस कंप्लीट कराऊंगी इनकी पूरी कहानी, ठीक है। इनकी बहुत लंबी कहानी है और देखिएगा इसमें गुलाम वंश में कैसे कैसे क्या हुआ, सारी चीजें बताऊंगी। तो इतना मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स हो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स हो, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होने। मैं एक बार रिविजन कर रही हूँ फास्ट में, ठीक है, देखते आइए। सबसे पहले
मध्यकालीन में सबसे पहले आपको पढ़ना था क्या, दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको बताया। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में आप पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश 1206 से 1210 तक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक थे, संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक है। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? दिल्ली से इन्होंने लाहौर बनाया। इन्होंने पहले राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से इन्होंने लाहौर बनाया। और इन्होंने इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए, इस्लाम धर्म को कह सकते हैं कि प्रचार करने के लिए इन्होंने एक मस्जिद बनवाई दिल्ली में। और कौन सी मस्जिद थी? तो कुबुल इस्लाम मस्जिद थी। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में बनाया था। सिर्फ क्यों बनवाया था? क्योंकि इनको इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों लाख बख्श कहते हैं? क्योंकि ये लाखों रुपए दान करके लोगों को माफ कर देते थे और ये मुफ्त में इन्हें दान दे देते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ठीक है, उसने एक कुतुब मीनार भी बनवाया था। कहाँ पे था? दिल्ली में बनवाया था। कुतुब मीनार टोटल 5 मंजिल की थी, पहले 3 मंजिल की थी, लेकिन बाद में 5 मंजिल हो गई और 2 मंजिल उन्होंने बाद में जोड़ा गया। किसने जोड़ा था? तो आपको बताना, फिरोज तुगलक ने जोड़ा था। कब जोड़ा था? 1368 में इसकी मरम्मत की थी। और ये कब खराब हुआ था, ये कब टूटा था, कब क्षतिग्रस्त हुआ था? तो आपको बताना 1320 में क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके बाद फिरोज तुगलक ने 1368 में इसकी मरम्मत की, इसको ठीक किया। उसमें टोटल 2 मंजिल एक्स्ट्रा जोड़े, न्यू मंजिल जोड़ दिए, जिस तरीके से कुतुब मीनार आपका टोटल 5 मंजिल का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है कि कुतुब मीनार को जो बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने किया? आपको बताना है इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी भैया पोलो को खेलते हुए, चौगान को खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन के ऐबक के राजा कौन थे? मोहम्मद गौरी थे। मोहम्मद गौरी के बाद इन्होंने मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो भैया आपको बताना है उनके सैनिक थे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद करना है क्या कि भैया कुतुबुद्दीन, ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतनी चीजें याद करनी है। बाकी क्लासेस हम लोग कल की क्लास में, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या हो भैया? उसके बाद आपको याद रखना है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, मतलब लेंथ कितनी है इसकी। तो लेंथ आपको बताना है कि भैया 72.5 इसकी लेंथ है। अगर मीटर में बात करते हैं, अगर फीट में बात करते हैं तो 338 फीट ये। ताजमहल में कितनी है, कितनी इसकी लेंथ है? तो 73 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी सीढ़ियां है कुतुब मीनार में, तो आपको बताना है 379 सीढ़ियां इसमें। और 379 सीढ़ियां का निर्माण किसने किया था? तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश में। ये कौन थे? तो ये भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ठीक है, तो आपको यहां तक मैंने बता दिया। उसके बाद की आपको कहानी कल सुनाऊंगी, क्या था, इतना आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आई होप कि यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।